तो पुरानी पेंशन स्कीम गले की हड्डी बन गई है आपकी गोपाल बाबू, कि हम सकारात्मक हैं, ये आपके बड़े नेता कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टेट्स जो ये डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार का कोई ऐसा मत नहीं है कि कौन सा स्टेट्स क्या करे। सिंपल बात यह है कि हम लोगों का स्टैंड है कि जो भी स्टेट्स जनता के जन कल्याणकारी योजनाएं या किसी भी जिसको फ्री बीज कहते हैं या जो भी कहते हैं वेलफेयर स्कीम्स करते हैं, जो भी करते हैं, वो उसका बजट के प्रावधान के अंतर्गत अपने स्टेट के जो फिस्कल जो स्टेटस है उसको ध्यान में रख के ले। कोई भी जन कल्याणकारी योजनाएं, हम वेलफेयर स्टेट है हमारे संविधान के हिसाब से, जरूर लेना चाहिए। समाज के वर्ग जिनको किसी कारण से उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है या जो किसी कारण से पिछड़ गए हैं, उन लोगों को उठाना, उनकी सहायता करना, उनके लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण सामने रखना बहुत जरूरी है। जब इस चीज का फर्क संदीप जी नहीं समझेंगे तो हम इसी बात पे चर्चा हजारों घंटे भी कर लेंगे तो इस निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। नहीं, कि आर्थिक असरात, आपकी बात सही है गोपाल बाबू, पर एक मिनट, वो आर्थिक असरात और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी आर्थिक सेहत कैसी है, खजाने में पैसा कितना है, दुरुस्त है आपकी बात, पर उससे पहले बड़ा पेच तो ये है कि अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब बहाल करते हैं पुरानी पेंशन योजना, तो वित्त मंत्री, वित्त सचिव, पीएफआरडीए वो कहते हैं ये एनपीएस वाला पैसा तो आपको देंगे नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र सरकार को वो पैसा दे देंगे आप? यही वो किस बात को लेकर कह रहे हैं कि नकारात्मक नहीं है? नहीं, हम तो अध्ययन कर रहे हैं, उनको पैसा कैसे मिल जाएगा? नहीं नहीं, उनको थोड़ी पिछला पैसा तो किसी को नहीं मिलेगा, संविधान ही इजाजत नहीं देता। जो एनपीएस में ऑलरेडी केंद्र सरकार जो पिछले जो 2005-6 से जब ये एनपीएस ओपीएस खत्म होके नई पेंशन स्कीम्स जब लागू हुई हैं एनपीएस के अंतर्गत ओपीएस खत्म होके, तो अब अगर कोई ओपीएस में जाता तो इस पीरियड में जो पैसा केंद्र एनपीएस में कंट्रीब्यूशन में सरकारों को दे चुके हैं, एम्प्लॉय दे चुके हैं, वो ऑलरेडी संविधान के अंतर्गत एनपीएस स्कीम्स में जा चुका है। संविधान कहाँ आ गया? पीएफआरडीए एक्ट है ना, संविधान में भी संशोधन होते हैं, पीएफआरडीए एक्ट है, उसको बदला जा सकता है। नहीं, वो तो ऑलरेडी केंद्र सरकार अपना वो हिस्सा एनपीएस में स्कीम्स में दे चुकी है, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं है वो, तो वो कहां से दे देंगे? तो ये देवेंद्र फडणवीस कहां से ले लेंगे? तो जनता को अभी तक आप कह रहे थे बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, तो देवेंद्र फडणवीस जब कहते हैं हम नकारात्मक नहीं है, एक नाथ शिंदे कहते हैं महकमों में हमने अध्ययन भी शुरू कर दिया है, तो यही 2024 का पेच फंस गया है क्या? गले की हड्डी बन गया है आपके लिए ओपीएस? नहीं, देखिए, एक बात आपको संदीप जी समझना पड़ेगा कि देश आर्थिक मामलों के डिसीजन आर्थिक स्थिति को देखते हुए लेगा या केवल पॉपुलिस्ट मेजर के अनुसार लेगा। ये तो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा है ना, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाओं में यही तो फर्क है। जो रेवड़ियां जिसको कहते हैं वह नहीं, आप किसी चीज को रेवड़ी कहते हैं, कोई किसी को रेवड़ी सेवा बताता है, कोई मेवा बताता है। बिल्कुल, आज तक ये परिभाषित तो हुई नहीं। फर्क, यही तो फर्क है। हाँ। नहीं, बिल्कुल परिभाषित क्यों नहीं है? बिल्कुल साफ है। आप उसको किसने परिभाषित करना चाहते तो मत कर, मैं तो बता रहा हूं। अगर परिभाषित, मैं बता रहा हूं, संविधान में परिभाषित नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति में वो परिभाषित है। पंजाब अगर 3 लाख करोड़ के कर्ज के बाद कहता है मैं कर्ज लेके जनता को पैसे बांट दूंगा, तो वह रेवड़ी है, वो फ्रीबीज है। और अगर आप किसी अंतर्गत किसी संविधान ये किसी फिस्कल कंसोलिडेशन के अंतर्गत आप प्रावधान करते हैं, जैसे केंद्र सरकार सब्सिडी देता है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसा देता है, केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन लगाता है, लेकिन कितना कर्ज है इसमें उसका प्रावधान करता है। हम केंद्र सरकार पर कितना कर्ज है गोपाल बाबू? कर्ज की बात नहीं, आपने पंजाब के कर्ज का जिक्र किया, मैं केंद्र सरकार का कर्ज जानना चाह रहा हूं।
केंद्र सरकार का जो कर्ज है वो फिस्कल स्टिमुलस और फिस्कल डेफिसिट इन सबको ध्यान में रख के है। अच्छा, आप क्योंकि जन कल्याण में लगे हुए थे तो कर्ज लेना पड़ा, मतलब डेट टू जीडीपी रेशो एक वक्त 90% पर भी आ गई थी, अब भी 70% पर है। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? नहीं, हमने उसको टारगेट किया। वो जो पेंडेमिक के समय में आप अगर ये देखेंगे तो यूएस और उसके डेवलप्ड इकोनॉमी में भी ये समस्या है। इसलिए आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी किस तरह ग्रो कर रही है, आप जो पैसा कर्ज ले रहे हैं उसको अगर हम एसेट क्रिएशन में लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना क्रिएट किया हम लोगों ने, पीएलआई स्कीम में 4 लाख करोड़ का पैसा दे रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा कवच मिलना चाहिए कि नहीं? और आपने पंजाब का सही उदाहरण दिया, लेकिन फिर ये बताइए, एक मिनट सुनिए ना, छत्तीसगढ़ में जो कुल कमाई है उस पर पेंशन पर खर्च है सिर्फ 24%, तो वहां पर लागू हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। हाँ, पंजाब में यह आंकड़ा लगभग 80% है। में टैक्स देखिए, मैं राजस्थान का एक आंकड़ा देता हूं, जो टैक्स कलेक्शन है राजस्थान का, उसका 80% अगर ओपीएस में चला जाएगा, अगर वो नहीं, वो पंजाब का आंकड़ा है, राजस्थान का नहीं। टैक्स कलेक्शन का। अच्छा, ओटीआर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब अपना राजस्व। ऐसे कई, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल अपने राजस्व का टैक्स कलेक्शन का। तो देखिए, यह चीज समझनी पड़ेगी कि आप जो डेट लेते तो हैं, ओपीएस एक रेवड़ी है, ओपीएस एक रेवड़ी है। नहीं, मैं आपको देखिए, एक मिनट एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं। ये हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ओपीएस रेवड़ी है या नहीं मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं ओपीएस की बजाय एनपीएस। नहीं, ओपीएस रेवड़ी है क्या? ओपीएस जो रेवड़ी अगर वो होगी, देखिए वो तो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आई थी उसने स्पष्ट कहा कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, जेजेपी भी कह रही है, कह रहा है हरियाणा में, और हरियाणा से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। हरियाणा में भी पुरानी पेंशन स्कीम की बात होने लगी है। नहीं, कॉम्पिटिटिव, देखिए पहले तो संदीप जी आप इस बात को, डिबेट को ये सही कर लो कि एनपीएस का मतलब पेंशन नहीं है, उसका एक प्रारूप बदलता है जो कि सस्टेनेबल मॉडल है पेंशन देने का। तो लोगों को सस्टेनेबल मॉडल ऑफ पेंशन देने तो ये बात देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं समझ पा रहे, प्राइवेट या दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं समझ पा रहे? वो भी समझेंगे। अच्छा, वो भी समझेंगे। देखिए, अगर स्टेट्स, वो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म भी तो एक चीज है ना। डेमोक्रेसी में अगर हम कहते हैं फार्म लॉज लाने चाहिए, हमने लाए लेकिन विड्रॉ करना पड़ा। ये तो एक डेमोक्रेसी में जनता मतलब ओपीएस भी बहाल कर सकते हैं अपोजिशन अगर सही ढंग से नहीं है। 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, बड़ा वोट बैंक है। हिमाचल मॉडल से थोड़ा सा असहज हुए हैं क्या आप? नहीं, देखिए असहज तो हम किसी बात से नहीं हुए। जनता समझती है अगर अर्थव्यवस्था तेज होगी तो यह सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारा फोकस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, इसीलिए आज जिस तरह से पीएलआई दिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगा रहे, तो वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, के शेप्ड रिकवरी की बात हो रही थी पोस्ट पेंडेमिक में। हमारे देश में 2 बड़े तबके हैं, एक गरीब है और एक एफ्लुएंट है। दोनों का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा मजबूत योगदान है। गरीब तबके को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। आप कह रहे थे के शेप्ड रिकवरी की बात हो रही थी, या दरअसल के शेप्ड रिकवरी ही हो रही है देश में? अमीर होता जा रहा है, 102 खरबपतियों की संख्या बढ़कर 166 हो गई। 1% लोगों के पास देश की कुल धन संपत्ति 40% है। 10% लोगों के पास देश की कुल कमाई का 57% आता है। बॉटम 50% के पास 13% कमाई आ रही है। यही तो ये आंकड़े मेरे ये सरकार के भी हैं और ये दत्तात्रेय ओसबोले भी बोल रहे हैं।